देखिए, कल जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से आगे हम चलते हैं कि इस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि केमिकल शिफ्ट और शील्डिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है। यदि शील्डिंग ज़्यादा होगी तो बाहर से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा, जिससे सिग्नल हायर जोन में जाएगा। और यदि केमिकल शिफ्ट की बात करें तो केमिकल शिफ्ट हायर की तरफ चली जाएगी। लेकिन अब देखिए, इसको और क्लेरिफाई करने के लिए आप इस चित्र को ध्यान से देखिएगा। इस चित्र में ये अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र है H0 जो हम उस पर लगा रहे हैं, और ये ऊपर इस पर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का दिखा रखा है तो बहुत छोटा है इसकी तुलना में। ये जो आपका जा रहा है बहुत ज़्यादा है, और ये जो विरोध कर रहा है ये बहुत थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी है। तो इसलिए इस अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में से इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को घटा देंगे तो वही रियल में जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा वो कहलाएगा प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र दोनों के बीच में भी आपस में प्रोपोर्शनलिटी रहती है। देखिए, तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र H जो है H0 × 1 - सिग्मा, और 1 - सिग्मा यहाँ पे सिग्मा क्या है, परिरक्षण पैरामीटर है। तो हम निकाल सकते हैं, देखिए संक्रमण की ऊर्जा निकाल सकते हैं। आप पीछे देख चुके हैं कि डेल्टा = H न्यू, और ये होता है किसके, गामा H/2 पाई × 1 - ये इंटू H होता है। तो H की जगह हम वैल्यू पुट अप कर रहे हैं क्या, ये यहाँ से। तो ये हमारा अनुनाद की आवृत्ति निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो S से S कैंसिल आउट, तो ये रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। अब देखिए, परिरक्षण की स्थिति में नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद जो होता है, जितना परिरक्षण होगा उतना कम आवृत्ति पे अवशोषण होगा, और NMR संकेत उच्च क्षेत्र में आएंगे उतना ही ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देगा। और यदि कोई -I प्रभाव प्रदर्शित करने वाला समूह से जुड़ जाता है प्रोटॉन के पास में, जैसे मेथिल आयोडाइड, मेथिल क्लोराइड, मेथेनॉल, तो ये जो -I इफेक्ट वाले ग्रुप है ये जुड़ जाते हैं। जैसे हेलोजन है, OH है, इस प्रकार के, तो V परिरक्षण हो जाएगा, यानी उस प्रोटॉन के चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना कम होगा वो संकेत निम्न क्षेत्र की तरफ आ जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं V परिरक्षण। अब देखिए, इन सब चीज़ों को हम और भी अच्छे से, परिरक्षण और विपरिरक्षण दोनों बातों को हम, ये जो हमने इस डायग्राम में यहाँ देखा है, इस चीज़ को हम और अच्छे से बता सकते हैं। अगली स्लाइड को देखिए, आप यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0 या H0 जिसको कहते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस न्यूक्लियस पर हम डाल रहे हैं प्रोटॉन पे। इस प्रोटॉन के चारों तरफ देखिए इलेक्ट्रॉन बता रखे हैं चक्कर लगाते हुए, देखो आप ध्यान से इसको। ये बीच में प्लस जो है इसका नाभिक है हाइड्रोजन का, और ये इस पे इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहे हैं। और सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन होंगे डेफिनेटली, जहाँ भी बंधे होते हैं, जो हाइड्रोजन कभी पाई बंध नहीं बनाता है, तो उसके साथ ये बने हुए हैं। अब देखिए, इसको अगर बार मैग्नेट मानते हैं हम, तो इसकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं इस तरफ से निकलेगी, ये देखो अंदर निकल रही है इसमें, ये यूं, ये इस तरह से बल रेखाएं निकल रही है। और ये बल रेखाएं क्या कर रही है कि इस आरोपित चुंबकीय क्षेत्र का विरोध कर रही है। इसके विरोध में परिरक्षण के कारण जो PNMR अवशोषण स्पेक्ट्रम है
वो उच्च चुंबकीय क्षेत्र में जा रहा है, देखिए आप, हाई फील्ड में इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है। और अब यदि इसके चारों तरफ देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, जैसे एग्जाम्पल ये दे रखा, देखिए आप इसमें, इसको देखिए और इसको देखिए कि जितना अधिक विरोध करेगा उतना हायर फील्ड में जाएगा, और जितना कम विरोध करेगा ये वाला उतना ही लो फील्ड में संकेत आ जाएगा। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। तो अब देखिए आप, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्लस आई इफेक्ट वाला कोई भी अगर लग रहा है वहाँ पर, तो वो प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा। बढ़ाने के कारण वहाँ पर जो है इस प्रकार का जो ये हमारा प्रोसेस होता है जिसमें ये बाह्यचुंबक इस तरह विरोध करता है, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह लगा रहे हैं प्रोटॉन के पास में, जो प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहा है। तो ऐसे में संकेत और भी उच्च क्षेत्र में जाएगा। लेकिन यदि वहाँ पर माइनस आई प्रभाव वाला कोई भी समूह जुड़ा हुआ है, माइनस आई प्रभाव, जैसे ये माइनस आई प्रभाव का कोई भी समूह जुड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींच लेगा। जैसे इसमें देखिए आप, ये फ्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन घनत्व को, तो ये CH2 में जो प्रोटॉन है दोनों, इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व घट गया है। और जब ये घट जाता है तो उस केस में क्या होगा कि इसका सिग्नल लो फील्ड में चला जाएगा। इसका विरोध जो है, इस तरह का विरोध ये जो कर रहा है, ये कम हो जाएगा। और जब ये कम हो जाता है विरोध, तो संकेत क्या होगा, लो फील्ड में चला जाएगा। इसको हम कहते हैं डीशिल्डिंग या विपरिरक्षण, यानी प्रोटॉन के चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन घनत्व का घट जाना डीशिल्डिंग कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व का बढ़ जाना शील्डिंग कहलाता है। प्लस आई इफेक्ट हमेशा शील्डिंग करता है और माइनस आई इफेक्ट हमेशा डीशिल्डिंग करता है। तो ये संकेत इस प्रकार से देखिए निम्न क्षेत्र और उच्च क्षेत्र में आते हैं। उच्च क्षेत्र या निम्न क्षेत्र में अवशोषण संकेतों का विस्थापन रासायनिक विस्थापन या केमिकल शिफ्ट कहलाता है। ये डेफिनेशन होगी देखिए केमिकल शिफ्ट की। ये जो संकेत है, इन संकेतों का उच्च क्षेत्र में या निम्न क्षेत्र में विस्थापन होता है। ये आगे पीछे चलते हैं, इधर जाए या इधर जाए, इस चीज़ को हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट। इस तरह से केमिकल शिफ्ट को हम देखिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है केमिकल शिफ्ट रिएजेंट्स। हम जानते हैं कि देखिए अणु का प्रत्येक प्रोटॉन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक वातावरण अलग अलग होता है, और उस पर लगने वाला परिरक्षण और विपरिरक्षण प्रभाव भी क्या होगा, अलग अलग प्राप्त होगा। फलस्वरूप संक्रमण की जो अवशोषण आवृत्तियाँ होती है वो भी भिन्न भिन्न वातावरण में प्रोटॉनों के लिए, क्योंकि डेफिनेटली भिन्न भिन्न वातावरण इलेक्ट्रॉनिक वातावरण, तो भिन्न भिन्न वातावरण में उपस्थित प्रोटॉनों के लिए भिन्न भिन्न होती है। साथ में ही इन संकेतों के बीच में क्या है कि आवर्ती अंतर बहुत अधिक नहीं होता, क्योंकि सबके सब प्रोटॉन के हैं तो पास पास होंगे, इनको मापना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन सब प्रॉब्लम को बचने के लिए NMR स्पेक्ट्रम लेते समय हमारा जो सैंपल होता है उसमें थोड़ी सी मात्रा में हम एक संदर्भ यौगिक डाल देते हैं, मिला देते हैं। और वो संदर्भ यौगिक जो होता है हमारा, वो क्या करता है कि एक रेफरेंस के रूप में काम आता है वहाँ से, और उससे बाकी सब जो हमारे प्रोटॉन होते हैं उनकी दूरियों के संकेतों को नाप लेते हैं। तो हमें डिफाइन कर सकते हैं, देखिए आप इस तरह से कि विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक वातावरणों में किसी उपयुक्त संदर्भ यौगिक से नाभिकों के अनुनाद संकेतों का पृथक्करण केमिकल शिफ्ट कहलाता है। चूँकि संदर्भ के सापेक्ष अवशोषण की स्थितियों को ज्ञात किया जाता है, और एक उचित संदर्भ होना चाहिए, जब ही हम इसको ज्ञात कर पाएंगे। संदर्भ कई बार हम क्या कि सीधे ही सैंपल में थोड़ी सी मात्रा में मिला देते हैं, और कुछ में अलग से किसी कैप्सूल में बंद करके सैंपल में रख देते हैं। सामान्यतः NMR में टेट्रामेथिलसिलेन एक बहुत अच्छा संदर्भ है। टेट्रामेथिलसिलेन, TMS इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। देखिए सिलिकन CH3 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 CH3, इस तरह सिलिकन की चारों वैलेंसी CH3 से जुड़ी हुई है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है।
तो टेट्रामेथिलसिलेन एक व्यापक रूप में उपयोग में लिया जाने वाला एक संदर्भ है। और उसके रीजन्स देखिए यहाँ क्या है। पहला रीज़न देखिए इसमें कि इसके अंदर क्या है कि 12 समतुल्य प्रोटॉन है सबके सब। देखो सब सिलिकॉन बीच में है, ये सिलिकॉन बीच में हो गया, ये यहाँ पर CH3 हो गया, फिर यहाँ पर भी CH3 हो गया, वापस इधर भी CH3 हो गया, और यहाँ पर भी है CH3 हो गया। इस कारण से तीन यहाँ पर हो गए, तीन 12 हो गए, और सब के सब एक जैसे हैं। देखिए बीच में सिलिकॉन है सब में, तो सब पर समान इफेक्ट होने से 12 ही प्रोटॉन समतुल्य है। इनके बारे में अगर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा तो मैं आगे और भी अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि कौन समतुल्य है और कौन अतुल्य है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तब किसी भी प्रकार का संशय आपको नहीं रहेगा, ठीक है ना। इस समय देखिए तुल्य हैं प्रोटॉन, क्योंकि सिलिकॉन से जुड़े हुए हैं, तो चारों तरफ से सिलिकॉन खींच रहा है, तो सिलिकॉन कॉमन है, तो सभी से जो शील्डिंग डीशील्डिंग का इफेक्ट है सबके लिए कॉमन है। अब आप बात करेंगे कि नियोपेंटेन से तुलना करें सिलिकॉन की, तो देखिए यहाँ सिलिकॉन में जो ये यहाँ पर आया सिलिकॉन, इसकी जगह कार्बन लग जाएगा ऐसे, और कार्बन और सिलिकॉन में से आप जानते हैं कि विद्युत ऋणता कार्बन की ज़्यादा है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में कार्बन ऊपर है और सिलिकॉन नीचे है। हम जानते हैं कि इस आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता घटती है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और सिलिकॉन की कम है। इस कारण से कार्बन जो होता है वो क्या करता है कि वहाँ से मेथिल ग्रुप से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज़्यादा रखता है, जबकि सिलिकॉन उतनी नहीं रखता, ये कम खींचता है। और आप एक चीज़ और जानते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन की जो स्थिति होती है हमारी 3 जगह रखी गई पीरियोडिक टेबल में, ये सबसे लास्ट में है फ्लोरीन के वहाँ पर, और ये हमारा लिथियम के यहाँ पर, और ये कार्बन की सीध में भी रखी गई है। कारण क्या है? लिथियम के यहाँ की बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में आधा भरा हुआ है, कार्बन में 4 है, इसमें 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, और एक इसका द्विक पूरा करने के लिए या इसका अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इस कारण से हाइड्रोजन एक जो है ना खुरापाती तत्व है, इसकी पोजीशन आपके यहाँ फिक्स नहीं है। इस कारण से, और ये कंसेप्ट देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कारण से कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग समान है। तो अब हम बात करें किसकी? सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन की तुलना में तो हाइड्रोजन की जो है ना कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूँ हो गई, और यहाँ पर लगे हुए कौन? 3 हाइड्रोजन। तो ये ज़्यादा परिरक्षित है, ये ज़्यादा ढके हुए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, और इस कारण से मोस्ट शिल्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया कौन? टेट्रामेथिलसिलेन। इस कारण से इसका संकेत मैक्सिमम दूरी पर उच्चतम फील्ड पर आएगा, इस तरफ मैक्सिमम जितना हो सकता है वहाँ पर TMS का संकेत होगा। दूसरी खासियत देखिए, TMS ही क्यों चुनते हैं हम इसमें, उसके कारण बता रहा हूँ कि 12 ही समतुल्य प्रोटॉन है। TMS अल्प मात्रा में उपयोग में लिया जाता है। इसके सभी प्रोटॉन किसी अन्य ज्ञात यौगिक की तुलना में सर्वाधिक परिरक्षित होते हैं। ये बात मैंने आपको अभी समझाई देगी, तीसरे बिंदु वाली बात, कि सर्वाधिक जो हमारे हैं ये परिरक्षित होते हैं, क्योंकि कार्बन की तुलना में सिलिकॉन की विद्युतता कम होती है। और अगला ये है कि रासायनिक रूप से अक्रिय होता है कौन? टेट्रामेथिलसिलेन। सिलिकॉन जल्दी से रिएक्शन नहीं करता और सभी कार्बनिक विलायकों में विलयशील होता है। ये बात भी हम इस चौथे बिंदु में देख सकते हैं आप यहाँ पे। फिर ये चुंबकीय रूप से समदेशिक होता है, ये एक खासियत है इसकी। समदेशिकता हम आगे और पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के रेफरेंस में, तो हम आगे जानेंगे। अगला बिंदु देखिए, ये वाष्पशील है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना? 27 है। तो नमूने से इसको अलग करना बहुत आसान है, थोड़ा सा गर्म करते हैं नमूने से, ये फ्री हो जाता है सैंपल से। इस और अधिकांश कार्बनिक विलायकों में विलयशील परंतु जल में अविलय है। इस कारण से हम टेट्रामेथिलसिलेन का उपयोग जनरली, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।